सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समीम रहीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज मेरे साथ मेरे पुराने दोस्त साथी और पाकिस्तान के माय नाज़ एंकर जनाब आरिफ हमीद भट्टी होंगे और मौजूदा सूरत हाल पर मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि सवालात बहुत हैं। एक बेयकीनी किसी कैफियत है। लोग सवाल कर रहे हैं कि ये हुकूमत कितना अरसा चलेगी। पंजाब में भी एक ख़बरें आ रही हैं, ग्रुप बन गया। बलूचिस्तान में भी इसी तरह की ख़बरें हैं, KPK में भी इसी तरह की ख़बरें हैं और फिर बहुत सारे मसाइल हैं। करप्शन के हवाले से लोगों को ये उम्मीद थी कि इस मुल्क में एहतसाब होगा, रूथलेस एहतसाब होगा, लेकिन हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जिन पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम था वो मुल्क से बाहर चले गए। अब मरीम साहबा भी बाहर जाने की बात उनकी हो रही है और इस वक्त एक जो आम गुफ्तगू हो रही है, नून लीग के लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी फरवरी में शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उसके बाद एक नेशनल गवर्नमेंट बनेगी और ये माइनस PTI होगी। तो ये सब कुछ क्या है? और प्राइम मिनिस्टर दूसरी जानब ये कहते हैं कि आप अखबारात भी ना पढ़ें और शाम के टॉक शोज़ भी ना सुने। मीडिया मायूसी फैला रहा है और हालात बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। तो भट्टी साहब को आज हमने ज़हमत दी है कि उनसे ज़रा इस मौजू पर बात करें, इन तमाम मौज़ूआत पर, और जानने की कोशिश करें कि हम किस सिमत जा रहे हैं। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ मोमेंट्स हमारे लिए निकाले और हम ये आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल मैं आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्टी साहब, मैं सवाल मेरा आपसे ये है, सबसे पहले तो ये बयान फरमाइए कि ये जो कुछ अब हो रहा है, अभी जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं आई थी, तो क्या यही नक्शा लोगों के जहनों में था, यही मंजरनामा लोगों ने देखा था कि इस तरह के मामलात होंगे, इस तरह से गवर्नेंस होंगी? क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया। दूसरा, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले हम ट्रांसमिशन भी करते रहे जिसमें आपके ज़ेरे साया मैं भी काम करता रहा। माजी में जितनी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 5-6 मरतबा या 3-4 मरतबा या नून लीग की आई, लोगों को उन पर यकीन नहीं रहा था। लोग मायूस हो चुके थे कि पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ नहीं है। इधर जो ख़ानदान भी मसलत होकर इक़्तिदार पे बैठता है वो अवाम से दूर हो जाता है। इमरान खान साहब ने बहुत बुलंद व बाले दावे किए और लोगों की उम्मीद बन गए। शायद उनमें मैं भी शामिल था कि इमरान खान साहब आएंगे तो बहुत बेहतरी होगी, और मेरा ख्याल है खासी हद तक समी इब्राहिम साहब भी थे कि इमरान माजी की निस्बत बेहतर गवर्नमेंट करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, करप्शन कम होगी। और वो हमेशा कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान। लेकिन बदकिस्मती है कि इमरान साहब जैसे ही इक़्तिदार के मनसब पर फायज हुए और वो सारे वादे जो उन्होंने लोगों से किए थे वो भूल गए। जिस मकसद से के लिए वो मनसब पर आए, इक़्तिदार मिला, उसकी बजाय जिन्होंने बचपन शुरू से PTI का साथ दिया उन सबको इग्नोर कर दिया और लुटो बुटो माल की टीम इनके साथ आ मिली। इमरान खान साहब ने, यकीनी बात है, जब उन्हें इक़्तिदार मिला, कर्ज़ों में डूबा हुआ था मुल्क, बुरी हालत थी, लेकिन एक तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान माजी की निस्बत बेहतर करेगा, लेकिन गवर्नर्स बैड की इंतहा हो गई। अच्छा, आप ब्यूरोक्रेटों पे ठीक है, किया, उन्होंने उन्हें तबाह कर मैं दिया। बिल्कुल आपकी ये जो जिस तरह से उम्मीद थी, जिस तरह से तवक्को थी कि तब्दीली की एक लहर आएगी और लोग उसे फील करेंगे। बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं कि जी हमने कोई बाकायदा तब्दीली को महसूस नहीं किया, भले इमरान खान साहब हमें एक काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लाहौर में बैठे हुए हैं, क्या वजह है कि एक बड़ा सूबा है वहाँ पर, क्या ये सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब का जो इनएक्सपीरियंस होना था वो इसकी वजह है, या वो जो पिछले 70 साल में माफिया इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था ब्यूरोक्रेसी का, और वो जो एक सर्कल था उसको तोड़ना मुश्किल है और PTI की गवर्नमेंट उसको तोड़ नहीं सकी? असल मामला क्या हुआ पंजाब में? अच्छा, समी पंजाब में यकीनन 70 साल लूट मार रही, लेकिन ये साल शायद लूट मार में इजाफा हुआ। बड़ी बदकिस्मती से और बड़ा बदहाली में मैं कह रहा हूँ।
उस्मान बुज़दार साहब की बैड गवर्नर्स तो ज़बान ज़दे आम है, उसको छोड़ दे। आज भी मैं आपको यकीन से कहता हूँ इक़्तिदार शहबाज शरीफ के पास है। इन्होंने चुन चुन के उन लोगों को नवाजा जो शहबाज शरीफ के राइट हैंड थे, जो उसके बगैर आंख नहीं खोलते थे, ज़बान नहीं चलाते थे। आज भी मुझे पीटीआई के एक बड़े अहम रहनुमा की गुफ्तगू हुई जो माजी में भी बहुत करीब था और आजकल भी है। कहता है हमारे लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं तो हमने अपोजिशन के साथ क्या मुकाबला करना है। पंजाब में बहुत अच्छा मौका था, 1.25 साल ये चलो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी और आईजी तो अब भेजे ना, तो पहले तो चीफ मिनिस्टर को फ्री हैंड था, लेकिन उन्होंने कोई तरक्याती स्कीमों पे नहीं नोट किया, गवर्नर्स को अच्छा नहीं कर सके। और ये बजाय इसके कि जो शहबाज शरीफ के करीब तरीन थे उन सारों को चुन चुन के ऐसी ऐसी ओहदों पर तैनात कि वो आज तक शहबाज शरीफ के लिए काम कर रहे हैं। लोगों का तस्वर भी नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत है। अच्छा, वजह क्या है? वज़ीर आला शहबाज शरीफ की जगह उस्मान बुज़दार आ गए। भट्टी साहब, सवाल ये है कि उस्मान बुज़दार अगर वज़ीर आला बने हैं तो वजह क्या है कि वो जो शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी थी उसको लगाया? क्या वो लोग कॉम्पिटेंट थे? क्या इनको ये लगता है कि वो जो उस वक्त जो परफॉर्मेंस अगर थी तो वो ब्यूरोक्रेट्स की वजह से थी? कहाँ पर, यानी वो कौन सी ताकत है जिसने फिर वही ब्यूरोक्रेसी को कंटिन्यू रखा? देखें समी साहब, आपको कोई अदारे का हेड बनाया जाता है तो आप सबसे पहले एक लोग देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी किसकी है, लॉयल्टी किससे है। शहबाज शरीफ के 4-5-10 लोग करीब थे, हर बंदा नहीं था। इधर 36 डिस्ट्रिक्ट का डीसीओ और डीपीओ सारे उसके करीब नहीं थे, बेशुमार को उन्होंने कॉर्नर किया हुआ था। लेकिन उन्होंने चुन चुन को वो लगाए जो शहबाज शरीफ के साथ आज भी उसी तरह राब्ते में जो पहले थे। यकीनन ब्यूरोक्रेसी सारी ऊपर से नहीं आनी, लेकिन शहबाज शरीफ ने बहुत सारे लोगों को इंतकामन पंजाब बदर किया था, कभी अच्छी पोस्टिंग नहीं दी थी, वो भी अच्छी शोहरत के हामिल थे। देखें जैसे सियासतदानों में ग्रुपबाजी है ना, मैं समी साहब आपको यकीन से कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में उससे 10 गुना ज़्यादा ग्रुपबाजी है। अब ये जो नई टीम आई है ये अपने ग्रुप में बंदे ला रहे हैं, पहले पॉलिटिशियन लगाते थे, अब ब्यूरोक्रेसी का ग्रुप आ रहा है। अब कौन सा मेरिट पे तैनातियाँ हो रही हैं? जब तक कप्तान का विजन ना होगा, वो स्कीमें नहीं बनाएगा, किसी को वॉच नहीं करेगा, बुला के ब्रीफिंग नहीं लेगा और उसको कहेगा ये स्कीम है, मुझे इसकी डेवलपमेंट बताएं, उस वक्त तक काम नहीं ले सकते। ब्यूरोक्रेसी आपको बिला वजह डरा देती है। शहबाज शरीफ का एक ही खूबी थी, वो ब्यूरोक्रेसी को समझ चुके थे, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी जो है ना बुज़दार साहब को समझ चुकी है। और मेरा ख्याल है कि उनसे पंजाब चलना नामुमकिन है। और पंजाब में 3-4 फैक्टर और हैं, इनके ग्रुप बंदियाँ इतनी हैं, एक परवेज़ लाई साहब है, एक चोई सरवर साहब है, जहांगीर तरीन साहब हैं, एक नाराज ग्रुप खुद आ गया है, तीसरे कुछ और हैं। एक मिनिस्टर दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा, ठीक, एक वजीर दूसरे की बात नहीं सुनना चाह रहा, सीएम हर एक के पीछे अपनी लॉबियां लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सीएम साहब की नाअहली इमरान खान को वफाक से भी महरूम करने वाली है अगर ऐसे ही हालात रहे। अच्छा, आपके देखा होगा कि वफाकी वजीर अब इन पर तनकीद कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो एक ग्रुप बना है इस वक्त, ज़रा करंट सिचुएशन पे आ जाते हैं, जो कह रहा है कि जी उस्मान बुज़दार साहब हमें डेवलपमेंट फंड्स दें और हमें जो तैनाती और तरक्कियों और पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स में हमें हिस्सा मिलना चाहिए। ये किसका ग्रुप है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये उस्मान बुज़दार साहब ने बनवाया है, ख़ुद ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी के ख़िलाफ़ है, और इस मसले में जो इत्तेहादी हैं उनकी भी उस्मान बुज़दार साहब को हमायत हासिल है। ये वाकई नाराज़ हैं, किसी के कहने पर आए हैं, आईजी या चीफ सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ हैं? आपकी क्या इत्तला है भट्टी साहब? नहीं, ये इमरान खान के उस फैसले के ख़िलाफ़ है जिन्होंने उस्मान बुज़दार को 1.25 साल फ्री हैंड दिया, तमाम ब्यूरोक्रेसी इनके लगाई। जब वो डिलीवर नहीं कर सके तो आपके इल्म में होगा मौजूदा मेजर आज़म सलमान और आईजी शोएब दस्तगीर को इमरान खान साहब ने भेजा। बिल्कुल। उसके बाद ये जो नाराज़ ग्रुप है, इनके 3-4 मुझसे भी बात हुई है, वो कहते हैं हमें सीएम से नहीं है एतराज़। मैं कह जी आपको एतराज़ है किससे? अफसर हमारी बात नहीं सुनते, तरक्याती काम नहीं होते। मैं कह जी चलें, ये तो 1 महीना हुआ आए हैं, इससे पहले आपके इलाके में कौन कौन से तरक्याती काम हुए हैं? कहते हैं नहीं। ये इनफैक्ट जब इसमें तैनात किया गया तो पीएम ने
कहा कि आपने मेरिट पे काम करना है, वो सीएम को नहीं पूछ रहे थे। सीएम पहले एक एसी को 4-4 दफ़ा बदलते थे, एक डीपीओ 2 महीने से ज़्यादा नहीं रहता था। तो ये मेरी इतलात के मुताबिक 100% मौजूदा नाराज़ ग्रुप हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वो बेसिकली उस्मान बुज़दार के कहने पे आए हैं ताकि महाज बनाया जाए। कल इतला है कि नाराज़ अरकान प्राइम मिनिस्टर से ही तक खफा हो जाएंगे, जनाब हम आपके साथ रहेंगे मगर हमें एमपीए-शिप नहीं चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी हमें चलने नहीं दे रही। तो इसके पीछे आशीर्वाद उस्मान बुज़दार साहब की है, क्योंकि उनके बहुत सारे करीबी लोग जो अपनी मर्जी से डीपीओ, डीसीओ, पटवारी, थानेदार लगवाते थे वो लगाने नहीं पा रहे। वरना इनके नाराज़ अरकान से आप बात करें, उनसे कहें जी पहले आपके डेवलपमेंट काम कौन कौन से हुए थे, 1.25 साल में उनकी लिस्ट दे दें। तो मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार साहब इतने बड़े हो गए हैं कि अब खान साहब को भी आंखें दिखाने लगते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में भट्टी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही एक बहुत समझदार सियासतदान है, पूरी बारीकियां समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं, वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं? उनके अज़ाइम आपको क्या नज़र आ रहे हैं? उनकी मुस्तकबिल की सियासत आप किस तरह से देखते हैं? देखें समी साहब, आप इन सियासतदानों को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। परवेज़ इलाही बहुत ज़ीरक सियासतदान है, शुजात साहब उससे ज़्यादा है। चंद रोज़ कबल मोनस इलाही साहब की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो उसी दिन मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर हमारा मुतालबा थे कि 3 डिस्ट्रिक्ट हमें देंगे, 3 तहसीलें दोंगे, यहाँ अफसर हमारी मर्जी के लगेंगे, तरक्याती काम होंगे, वो नहीं हो रहे, नहीं तो मैं फैसला कर दूँगा। लेकिन अचानक इन्होंने फिर चंद दिन पहले ट्वीट किया कि नहीं, हमें जो मर्जी हो हम इनके साथ रहेंगे। मैं आपको यकीन से ख़बर देता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान मजबूत राब्ता है और ये पिछले 2 महीने से राब्ता जारी है। अगर पिंडी के MP MNA मान गए, मतलब शेख रशीद तैयबियाँ ऐसे ही जो पिंडी से लोग हैं, तो ये चेंजिंग ला नहीं सकते। बहुत तेज़ हुए थे परवेज़ इलाही साहब। इन्होंने जो नाराज़ अरकान थे उनसे भी मिला, जनूबी पंजाब के जो MP MNA साहबान थे उनसे भी मुलाकातें की। लेकिन अब लगता है किसी ने फ़िलहाल रोका है कि थोड़ा सा स्लो करें। लेकिन जिस तरफ आपका इशारा है, मुझे लग रहा है कि अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहा तो परवेज़ इलाही पंजाब में कोई अहम रोल लाएंगे। देखना यह है कि वो नून लीग की तरफ से होता है या इमरान खान की तरफ से होता है, लेकिन इसका इफेक्ट पंजाब में जो भी होगा यकीनन वो पाक में जाएगा। अच्छा, ये भट्टी साहब बड़ी खबरें आ रही हैं कि नून लीग के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं और कोई डील होने वाली है और शहबाज शरीफ साहब फरवरी में वापस आएंगे। एक उसके बाद कौमी हुकूमत की तैयारियां होंगी जो माइनस PTI होगी। आपने कुछ ऐसा सुना है या आप समझते हैं इस तरह की कोई बात चल रही है? देखिए, डील तो मैं नहीं कह सकता इनको हुकूमत देने की हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ डील नहीं कर रहे, पाँव पकड़े हैं माफ़ कर दूँ। ये बात आप इसकी ऑन रिकॉर्ड रख रहे हैं, आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। डील बराबरी की होती है। जब एक करप्शन में आप सर से लेके पाँव तक डूबे हो, नैब में आपके खिलाफ दर्जनों केस चल रहे हो, तो फिर आप डील की पोजीशन में नहीं होते, मिन्नत तरले की पोजीशन में होता है। उस मिन्नत तरले के ही गर्ज से मैं चैलेंज करता हूँ। यकीनन अदालतों ने कानून के मुताबिक फ़ैसला दिया। एक मुजरम इस वक्त लंदन के होटलों में खाना खा रहा है जिसका नाम शहबाज और नवाज शरीफ है। देखिए, मुजरम भी गया और उसका गारंटर शहबाज शरीफ वो भी गया और मरियम भी जा रही है। अभी इन्हें हुकूमत देने का फ़ैसला नहीं हुआ। अगर हुकूमत किसी भी तरीके से इमरान खान साहब नहीं चल पाते, इकॉनमी इससे बुरी होती है, बैड गवर्नेंस इससे ज़्यादा गंदगी की तरफ जाती है, तो मेरा ख्याल है अगर हुकूमत कोई आएगी भी तो उसमें नवाज शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वो मरियम नहीं होंगे। कोई तीसरा तरीका बनाया जाएगा और वो जो बनाते हैं आप उनके ज़्यादा करीब हैं, लेकिन हम आपके करीब हैं, इसलिए हम आपकी गुफ्तगू से असेस कर लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, ये तो खैर आप भट्टी साहब आप कायद हैं, तो इसलिए मैं आपकी किसी बात को जुटला नहीं सकता, ना उसको मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उसे कहूँगा नहीं जनाब आप गलत कह रहे हैं। मेरा सवाल एक बड़ा जो लोग पूछते हैं कि अब जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, नवाज शरीफ साहब बड़े खामोशी से बैठ गए हैं, मरियम साहबा अगरचे खामोश हैं, लेकिन कुछ इस किस्म की इन्फॉर्मेशन लीक होती रहती है कि वो बहुत खफा हैं, और जो नून लीग के करीब लोग हैं वो कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब क़यादत कर लेंगे। क़यादत शहबाज शरीफ साहब कर पाएंगे या मरियम नवाज साहबा उन्हें चैलेंज करेंगी?
क्या देखते हैं आप, मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के फैसले कौन करेगा? देखें, वो शहबाज शरीफ करीब होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ही मरियम का ट्विटर खामोश है। आप परवेज मुशर्रफ की सज़ा का केस देख ले, नून लीग की किसी एक क़यादत अपील में गई उसके खिलाफ? कोई एक बताएं, कोई बयान दिया? इवन के मोहतरम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब ने बयान नहीं दिया, उस पर बयान नहीं दिया। लेकिन अब आपके लिए खैरत होगी, पिंडी के MP ने बना देते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मूड है, लेकिन मरियम के रास्ते में रुकावट कौन होगा? शहबाज के मरियम नवाज नहायत रिलायबल सोर्सेज से कह रहा हूँ, उन्होंने अपने वालद को फ़ोन कहा कि जी जेल, मेरी माँ हमारी गैर हाज़िरी में उधर बैरून मुल्क इंतकाल कर गई, जेल नवाज शरीफ काटे और मरियम काटे। तो ये कैसे हो सकता है कि इक़्तिदार हम सारी पार्टी शहबाज शरीफ के सुपुर्द कर दें? इसी वजह से उनकी ख्वाजा आसफ और जो शहबाज शरीफ के साथ सोफ खाना रखते हैं, बाकायदा हार्ट टॉक हुई। उन्होंने अपने वालद को भी कहा, उनके चचा ने गारंटी दी थी कि शहबाज मरियम नवाज हर हाल में जनवरी में जिनसे भी उनकी बात हो रही है, PTI से हो रही है या अपोजिशन जमातों से हो रही है या हुकूमत से, लंदन होंगी, लेकिन वो अभी तक नहीं भिजवा सके। उस पर मेरी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान हाँ इतने बड़े हो गए हैं कि जो उन्हें लाया उनसे भी अकड़ गए हैं, वो भेजना चाह रहे हैं मरियम को। उन्होंने एक बेल उनकी सुप्रीम हाई कोर्ट में लगी है, दूसरी अपील कर दी है। तो शहबाज शरीफ को मरियम को नीचे गिराना होगा, जिसे वो गिराने में कामयाब नहीं हो रहे। इसीलिए शहबाज शरीफ अभी तक पाकिस्तान नहीं आ रहे। जब मरियम जाएगी, अपने बाप को, उसके वालिद उनको मना लेते हैं कि शहबाज शरीफ को फ़िलहाल भाग दौड़ दे देते हैं। मरियम का एक ही क्लेम है, मेरी माँ मेरी अदम मौजूदगी में मर गई, मैंने और बाप ने कैदें काटी और हमारे पीछे हमारे चचा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते रहे, डील करते रहे। इवन के हम जब एयरपोर्ट पे आए तो वो नहीं पहुँचे। ये बात शहबाज शरीफ की आना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। एक तो पिंडी के MP MN नाराज़ है, अगर चलो वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते भी हैं तो मरियम को घर में ही शहबाज शरीफ को मुकाबला करना होगा इक़्तिदार संभालने के लिए या पार्टी को इंडिपेंडेंट चलाने के लिए। आपके सामने जिंदा मिसाल है ख्वाजा आसफ और शाहिद हकान अब्बासी। आखिर इनके पीछे कोई तो है जो किसी को फ़ोन करके कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अच्छा, हमज़ा शहबाज भी हैं, जेल में हैं, आते हैं जब कभी अपनी पेशी पे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। और कुछ अर्सा पहले ये था कि मुकाबला ये हमज़ा और मरियम में है, ये दोनों जेल में हैं। हमज़ा तो बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे पूरी तरह बोल रहे हैं, वो खामोश नहीं है, मरियम खामोश हैं। तो ये क्या एक ही ख़ानदान है और इश्यूज़ भी एक ही तरह के हैं? मरियम खामोश है, हमज़ा बोल रहे हैं, तो फिर मुस्तकबिल किसका है आने वाले दिनों में? कायद आप बड़े समझदार हैं, गुगली मार रहे हैं। नवाज शरीफ का और मरियम का नैरेटिव शुरू से दो अदारों के खिलाफ था, मुहाजराई का, शुरू डे फर्स्ट से, जब से इन्हें सजा हुई है। शहबाज शरीफ और हमज़ा का नैरेटिव बिल्कुल अलग है कि वो समझ रहे हैं कि किसी को नाराज़ करके इक़्तिदार की सीढ़ी तक नहीं चढ़ा जाता। हमज़ा शहबाज, जिसको आप जेल में कह रहे हैं, पाकिस्तान के किसी भी गेस्ट हाउस का विज़िट करें और जेल का विज़िट करें, हमज़ा साहब को सबसे गेस्ट हाउस अच्छे की तमाम मरात वहाँ मिल रही हैं। तो वो हमज़ा जब भी बोलेंगे वो अदारों से मिल के बोलने की करेंगे। मरियम जब भी मुंह से निकाले कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर जहर फेंकेगी, यही तो लड़ाई की वजह है। और हमज़ा की भी आपको इतला दे दूँ, शहबाज शरीफ बैरून मुल्क बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में ताने बाने उनके ज़्यादा हैं। हमज़ा शहबाज की भी बेल बहुत जल्द हो जाएगी। मैं उसको एग्जैक्ट दिन नहीं कह रहा, लेकिन कानून और कानून के मुताबिक दलाइल सुनने के बाद अदालत उनको बेल दे देगी और हमज़ा अचानक आपको सियासत में बड़े एक्टिव नज़र आएंगे। अगर नून लीग में इस वक्त प्रॉब्लम है तो मरियम और नवाज शरीफ है, जो अपने भाई को फ्री हैंड नहीं देना चाह रहे। उनका ख्याल है कि हमें कैद में, जेलों में डलवा के शहबाज शरीफ बेनिफिशरी बनना चाह रहा है। तो हमज़ा के लिए तो हालात बहुत साजगार हैं। काश आप CC कैमरे से वो फुटेज देखें जहां हमज़ा रह रहे हैं, कि आप कहेंगे यार ये तो किसी गेस्ट हाउस में भी नहीं है, जब मैं अमेरिका जाता हूँ वैसा नहीं है। हालांकि कायद तो कायद होता है, वो इस्लामाबाद हो या लाहौर। अच्छा, ये थोड़ा सा अब आ जाते हैं मरकज़ की तरफ आ जाते हैं। पंजाब का तो
बिल्कुल जो आपने बड़ी तफसील से बयान किया है जो कुछ भी है। जो अलाइज़ हैं इमरान खान साहब के, उसमें उनके साथ भी खटपट हुई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो अभी जो कुछ हुआ ये तो एक ट्रेलर है और ये शायद 2-3 हफ्ते के बाद फिर दोबारा बड़ी शिद्दत से ये अलाइज़ के साथ मामलात निकलेंगे और फिर उस वक्त शायद गवर्नमेंट को बचाना इतना आसान नहीं होगा। और वो बीच में कई जो 3-4 हफ्ते हैं वो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर हुई तो फिर मामलात आगे चलेंगे। इस वक्त जो मरकज़ में मुस्लिम लीग काफ के साथ जो इशू है जिसमें मोनस इलाही साहब की वजारत का मामला भी है, वो आप समझते हैं कि हल हो जाएगा? आप किस तरह से देख रहे हैं उसे? पहले तो काफ लीग और पीटीआई के ताल्लुकात के बारे में बात कर रहे हैं मरकज़ में। देखें कायद, इनके एग्रीमेंट ये था कि वफाक में 2 वजारतें मिलेंगी काफ लीग को और पंजाब में 2 और स्पीकर और इंडिपेंडेंट होंगी। मोनस इलाही को वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिनिस्ट्री नहीं दी। 5 से 7 मुलाकातें हुई जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई। बाद में उन्होंने एक चालाकी की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने परवेज़ इलाही साहब को मैसेज भेजा, मोनस को नहीं सालक को बना लेते हैं। उस पर वो नाराज़ थे। उन्होंने कहा जो हमारे साथ आपने कमिटमेंट की है उसको पूरी नहीं की। एक ही वक्त में अचानक MQM को आ जाते हैं मुतालबत याद। काफ लीग का तो छोड़ देना, काफ लीग तो पंजाब और वफाक में दोनों में इनकी इत्तेहादी है, दोनों में इनके एग्रीमेंट पूरे नहीं किए। ये नाराज़ भी होते हैं और राज़ी भी होते हैं, लेकिन ये छोड़ेंगे इनको नहीं। उधर जाओ आप देख लें तो इसीलिए नून लीग ने जब ये हालात देखे कि परवेज़ इलाही और PTI में इख्तलाफात हो रहे हैं या जिस तरह के इत्तेहादियों को चलना चाहिए था नहीं चल रहे, तो उन्होंने एक स्कीम चली कि शहबाज शरीफ ने परवेज़ इलाही साहब से राब्ते किए और मेरी इतलाह के मुताबिक गुफ्तगू भी हो गई और काफ़ी चीज़ें तय हो गई। लेकिन अचानक शेख रशीद पिंडी के MNA ने एक रोल प्ले किया और कुछ देर के लिए रोका गया, कुछ देर के लिए। अब मैं आ जाता हूँ MQM के जो मुतालबात है, डू यू थिंक कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पूरे कर सकते हैं या अख्तर मैंगल साहब के? अख्तर मैंगल साहब के हैं तरक्याती फ़ंड, वो तो छोड़ दें। मिसिंग पर्सन वो तो इमरान साहब मुतालबे पूरे ही नहीं कर सकते, वो तो किसी और के कर सकता है। MQM के दफातर खोलना, क्योंकि वो सेक्टर इंचार्ज होंगे, ये हमेशा मुल्क चलाती थी, और मिसिंग पर्सन वो भी इमरान खान पूरे नहीं कर सकते। तो बज़ाहिर ये अगले 2 महीने बड़े टफ हैं जिसमें बाद लोग छुप के जो मॉनिटर कर रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर इकॉनमी या गवर्नर्स में बेहतरी लाते हैं, नहीं लाते तो ABCD प्लान मेरा कायद एक समी इब्राहिम हमेशा बनाता है, वो एक प्लान पे नहीं चलते। अगर ये बाबर डोगर फेल हो गया तो आरिफ को संभालूंगा, आरिफ फेल हो गया तो साबर फेल हो गया तो अरशद शरीफ को। ये एक समी इब्राहिम की खूबी है, पिंडी में बहुत बड़ा नाम है इनका। अच्छा, एक थोड़ा सा तो हमें सूरत हाल में तब्दीली नज़र आती है कि गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ बहुत सारे मामलात पर बैठना शुरू हो गई है। आप देखें जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो 2 मेंबरान थे वो भी आपस में इन्होंने एग्री कर लिया। नैब के जो कवानीन हैं उसमें जो तब्दीली का मामला आ रहा है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि आपस में तीनों बड़ी जमातें जो हैं वो किसी नुक्ते पर पहुंचने में कामयाब हो जाएंगी। इससे पहले जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से जो लेजिस्लेशन थी असम्बली में वो भी खुशअस्लूबी से हो गई। तो आपको एक लगता नहीं है कि जो आज से 6 महीने पहले इमरान खान का जो रवैया था, तहरीक इंसाफ का जो रवैया था, अब उसमें तब्दीली आई है और अपोजिशन के साथ मिलकर वो सारे मामलात को तय कर रहे हैं? अगर ये इसी तरह वो करते रहेंगे तो फिर भी आप समझते हैं भट्टी साहब के 2-3 महीने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आ जाएगी, लेकिन हालात इमरान की गिरफ्त में नहीं है। और जो आपने बताया, आप इमरान खान चेंज हुए नहीं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बिल पर इमरान खान को चेंज होना पड़ा मजबूरन। इमरान खान चेंज नहीं हुए। आप दूसरा, अब आर्मी चीफ की अमेंडमेंट में वोट देने के बदले आपका नैब आर्मी ऑर्डिनेंस आ रहा है, उसके तहत ना आप ब्यूरोक्रेसी को पकड़ सकते हैं ना पब्लिक होल्डर को पकड़ सकते हैं। हुकूमत में इसमें क्या फ़ायदा लिया? हुकूमत ने तमाम अपोजिशन को तो बंद कर दिया था। बारी इनकी थी, परवेज़ खटक की थी, इसी तरह और बहुत सारे लोगों की थी, आपके दोस्त और 3-4 वज़ीर हैं, एक वफाकी वज़ीर हैं।
उनकी बारी थी, उनकी पूरी की पूरी फाइलें बनी थी। इमरान खान ने यहाँ आके कंप्रोमाइज़ किया, अपोजिशन को मिला के नैब ऑर्डिनेंस के गला काट दिया। उसमें अपोजिशन खुश हो गई कि नवाज शरीफ भी बच गया, जरदारी खानदान भी बच गया और इमरान के दोस्त आने वाले दिनों में कानून की गिरफ्त से बच गए। इस पर ये सब एक पेज पर हो गए। जैसे ही ये आर्मी ऑर्डिनेंस नैब अमेंडमेंट आ जाता है तो ये अपोजिशन और बिलावल देखे इन पे खूब हमला कर रही है। नून लीग एक स्ट्रेटेजी के तहत है, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वो समझ रही है दोबारा भी इलेक्शन होंगे तो वो पाकिस्तान में हुकूमत नहीं बना सकते, सिंध में भी जीतना मुश्किल होगा। तो बज़ाहिर गैर जानिबदार हल्के या नून लीग का ये कुछ फहमी है कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं खुसूसन वो पंजाब में ज़्यादा अक्सरियत से जीत जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो इस हुकूमत को मजीद 2-3 महीने दे के टफ टाइम दे रहे हैं कि ताकि आने वाले वक्तों में जो इनकी हमायत करते हैं कायद के दोस्त वो भी थोड़े से गैर जानिबदार हो जाए और वो कहे कि यार इससे हुकूमत तो चल नहीं चल पा रही। तो ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ ही रहिए। आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं तो यही मौज़ूआत होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में आरिफ हमीद भट्टी मेरे साथ हैं और हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर डिस्कस कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, आने वाले दिन कैसे होंगे। अपोजिशन की तरफ से तो टफ़ टाइम है ही है, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी कुछ थोड़े खफा से नज़र आ रहे हैं। भट्टी साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर चले गए हैं, नवाज शरीफ साहब इस मुल्क से बाहर चले गए हैं, पंजाब बैटल ग्राउंड है, पंजाब में नून लीग के साथ मुकाबला था तहरीक इंसाफ का, तो अगर वो दोनों कायदीन मुल्क से बाहर चले गए हैं, मरियम खामोश हो गई हैं, तो सियासत करने के लिए ये तो इमरान खान साहब के लिए एक आइडियल सिचुएशन है। बिल्कुल खामोशी है, हू का आलम है और कोई अमली तौर पर मज़ाहमत ही नहीं है। तो इसमें तो इमरान खान साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए, उनकी पार्टी के लिए बड़ा मौका है कि वो डिलीवर कर सकें लोगों को और ताकि अपनी जड़ें आवाम में मजबूत कर सकें। देखिए समी साहब, इमरान खान साहब बड़े खुशकिस्मत है कि इन्हें दोनों अपोजिशन जमातें करप्टन में लदी हुई मिली, जिन पे खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ाम थे। लेकिन तीसरी तरफ बदकिस्मती देखें, दोनों लीडरशिप रही, शरीफ फैमिली और जरदारी, एक पैनी रिकवर आप नहीं कर सके। एक जो आपने तासुर दिया था डे फर्स्ट से कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा और लूटा हुआ माल लूंगा, आप तो एक उसमें हुकूमत वफाकी इमरान खान सब नाकाम हो गए। पिछले जब से ये आया है आर्मी चीफ की अमेंडमेंट, आप देखिए इमरान खान ने कभी भी आपको ये नहीं सुना होगा कि महीने से मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, लूटा हुआ माल लूंगा, ये पहाड़े भूल गए। तीसरी बात जो सबसे अहम आपने की, जब इनके अपोजिशन लीडर नवाज, शहबाज, जो पीटीआई जिनका वोट बैंक था पंजाब में, मरियम, हमजा, सारे ही अंदर थे या मुल्क से भाग गए थे। इनका काम था अच्छी गवर्नेंस के लिए, अवाम के लिए, आम शहरी के लिए तरक्याती स्कीमें लाते, उनको फ़वायद पहुँचते, जमहूरियत के समरात उनके घर तक पहुँचते, तालीम और सेहत के लिए बेहतर करते। गवर्नेंस के लिए वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे ईमानदार अफसर लगाने की ज़रूरत है। लेकिन पीटीआई को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। इतनी का अपोजिशन के अपने दरमियान में है कि आप सोच नहीं सकते। इन्होंने ना गवर्नेंस पे तवज्जो दी, ना आवाम के साथ किए हुए वादों पर तवज्जो दी, ना अपने हलकों की आवाम तक गए। आटे का बहरान पैदा होता है तो वो 40 से 70 पे चले जाता है, चीनी का होता है 70 से 85 पे चले गई है, 100 तक जा रही है, बिजली तकरीबन 35 रुपये यूनिट पड़ रही है, गैस की कीमतें आसमानों पे है। चलें ये माजी के कर्जों की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने डिलीवर्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। अगर ये कोई वज़ीर आला बेहतर लगाते जिसका विजन इमरान खान की तरह होता कि कुछ तो सहूलतें आवाम को देते, जब आवाम को आप तालीम भी ना बेहतर कर सके, आप सेहत भी ना कर सके, आपके दो नहीं एक पाकिस्तान है, आपके वुज़रा इंतहा की लूट मार करें, आप उनको ना पूछें। और यहाँ तक आप आ जाएं कि जो मीडिया जिसका एक बहुत बड़ा रोल है कि अपोजिशन की हुकूमतों को एक्सपोज करने में करप्शन का,
आप इसी अवाम को कह रहे हैं कि आप टीवी भी ना देखो, अखबार भी ना देखो, इसलिए ना देखो क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। अच्छा मीडिया भट्टी तो साहब, आज भी सच कह रहा है, जो कल अपना फर्ज था मैं और आप वही। मैं एक बात तो जहाँ तक आप इमरान खान साहब की जो बात है कि अपने वज़ीरों से उन्होंने कहा है कि आप टीवी ना देखें और अखबारात ना पढ़ें, ये बात तो आप तस्लीम करेंगे कि एक सर्टन सेक्शन है मीडिया का, वो जब मैं और आप ARY में थे तब भी वो सेक्शन ऑफ मीडिया मौजूद था जो इमरान खान साहब पर बहुत तनकीद करता था। इमरान खान साहब पर उनका हर एंगल उनका यही है कि वो जो भी ख़राब चीज़ है उसका मलबा बैड गवर्नेंस पे डालते हैं। तो गालिबन इमरान खान साहब की मुराद उस मीडिया की तरफ थी जो बेसिकली बहुत ज़्यादा उनको, जिनका जो तय करके बैठा है कि उन्होंने इमरान खान पर क्रिटिसाइज करना है। समी साहब, ये आप ठीक फरमा रहे हैं। देखें, कुछ लोगों का एजेंडा हो सकता है, हम लोग भी शफाफ नहीं हैं, लेकिन आप इतनी स्टेटमेंट एक वज़ीर आज़म होके दे दें। एक मीडिया का पूरा फैक्टर है जो चाहता है कि सुबह दिन इतवार ना और इमरान खान की हुकूमत चले जाए, लेकिन एक ऐसा फैक्टर भी है मीडिया का बहुत बड़ा दादा जो चाहता है कि ईमानदारी से हुकूमत चले, जिसको भी है 5 साल पीपल्स पार्टी को मिले, नून लीग को मिले और इमरान खान को भी मिलने चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो कारकर्दगी दिखाना होगी ना समी साहब। ये तो नहीं है कि आप लोगों की आंखें और जुबान बंद कर दें और कहें ठीक है। वो एजेंडे पे जो कुछ मीडिया से बात थे, आज भी इमरान खान साहब के साथ अगली सीटों पे बैठे होते हैं, आज भी 1 to 1 मुलाकातों में वही होते हैं। वो तो एक एजेंडे के तहत थे। इमरान खान साहब को इस चीज़ में क्लियरेंस करना चाहिए था, भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे अच्छे काम है, आप मुझे बताएं। इमरान खान साहब ने कोई अगर बिजली की कीमत कम की है तो मैं सुबह अपने बताता हूँ, गैस की, पेट्रोल की, जिसमें आम शहरी जो इस मुल्क की 80% पॉपुलेशन है, अगर उनके लिए मरात हुई हैं तो हमें इमरान की तारीफ करनी चाहिए। नून लीग होती तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। तो इमरान खान साहब को, लेकिन भट्टी साहब, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। नहीं भट्टी साहब, इमरान खान साहब तो आखिरी बात, इमरान खान साहब या कुछ और लोग तो बाज़ टीवियों में फ़ोन करके कह रहे हैं कि फ़लाँ एंकर को ना बुलाओ, फ़लाँ को ना बुलाओ। तो ये हम पे तो डिक्टेटरशिप हमेशा ही तारी रही है। हमने मुशर्रफ को भी फेस किया, नवाज शरीफ को भी किया है, और हालात नहायत अदब एहतराम से कहूँगा आज भी मुख्तलिफ नहीं है। भट्टी साहब, पाकिस्तान का ये तो आप मानेंगे कि सबसे बड़ा मसला कर्जे का है। इस गवर्नमेंट ने आके जो पहली जो परफॉर्मेंस है, जो इनका क्वार्टर था, उसमें इन्होंने कुछ 4% जो बैनुल अक़वामी जो हम पे जो कर्जा है उसमें इन्होंने कमी की है। जो इंडिकेटर बताते हैं उसमें वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को 37 दर्जे ऊपर किया है। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें उसमें बेहतरी, उसका जो खसारा था उसको ख़त्म किया है। हमारा इंपोर्ट बिल ख़त्म किया है, कम किया है। जो डॉलर पे डिपेंडेंस थी उसको ख़त्म किया है। रुपी जो है आहिस्ता आहिस्ता डॉलर के मुकाबले में स्टेबलाइज। अब जब तक इकॉनमी स्टेबलाइज नहीं होती, उसकी जो उसके असरात हैं वो आवाम तक तो नहीं पहुँचेंगे। थोड़ा सा ये तो 60, 70, 65 साल का मामला है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को इन्होंने जाली तरीके से इसको बना के इस तरह से रखा हुआ था। अब तो पूरी दुनिया ये कह रही है, अब देखें ना, अब तो भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल रहा है और जो भारतीय प्रोपेगेंडा है वो दम तोड़ रहा है। तो कहीं परफॉर्मेंस तो नज़र आ रही है इमरान खान साहब की। ये तो नहीं है कि परफॉर्मेंस किसी सेक्शन में भी या किसी शोबे में भी नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कर, FTA में जो निकल रहा है जैसे वो आपके पता, मुझे भी पता। देखें, कर्जे हमेशा नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान को नहीं मिलते, हुकूमतों को मिलते हैं। इमरान साहब जो आज कर्जे ले रहे हैं, आने वाली हुकूमत कहेगी मेरे पीछे इतना कर्जा है। 2013 में पाकिस्तान में कर्जा कितना था वो भी कैलकुलेट कर लें, 18 में कितना था वो भी कैलकुलेट कर लें, और 20 में आज कितना। ये जवाब नहीं बनता। क्या गर्दिशी कर्जे, ये गोरख धंधे, ये जरूर इकोनॉमिस्ट कुछ करते हैं। मुझे तो ये बता दें, खान साहब आए हैं, आटा सस्ता हुआ है, घी सस्ता हुआ है, रोज़मर्रा की सब्जी सस्ती हुई है, बिजली सस्ती हुई है। ये बढ़नी थी, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप करते। असल ये है कि टैक्स कलेक्शन में जो इमरान खान साहब का अच्छा एक काम था कि 50,000 वाले भी आए, उनको नहीं ला सके, उनसे ब्लैकमेल हो गए, ये पीछे हो गए। ये टैक्स फिर घूम के मेरे और आप पे आ रहा है। अब देखें, हमारी जो असल क्लास है बड़ी, आपने जो कोर इशू है उसको टच किया है। ये जो आटे की किल्लत पैदा की गई है, आपके सामने है वो बात कि ये भी ट्रेडर्स ने की है। इसके अलावा उससे पहले जो गुड्स ट्रांसपोर्ट की जो हड़ताल है वो भी ताजर है।
ताजर जो है वो टैक्स नेट में आने के लिए तैयार नहीं है, वो शनाख्ती कार्ड अपना नंबर देने के लिए तैयार नहीं है। जो सबसे बड़ा, और ये ट्रेडिशनली ये सारे जो कारोबारी लोग हैं ये मुस्लिम लीग नून के साथ है, ये बिजनेस कम्युनिटी की वो जमात है। तो वो जो ट्रेडर्स हैं वो हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद एक ऐसा बहरान खड़ा कर रहे हैं जिसकी बिना पर ये जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है वो नज़र ही नहीं आती, और मीडिया का एक ख़ास सेक्शन उसको इस तरह से ब्लो आउट करता है, ऐसे लगता है कि जैसे ये हुकूमत ज़ीरो इसकी डिलीवरी है। तो ये भी तो एक जो फैक्टर हमें नज़र आ रहे हैं ना भट्टी साहब। नहीं, ये इसमें है, लेकिन समी साहब कायद का मतलब क्या होता है कि मुश्किल हालात में ऐसे फैसला करना कि अपनी कौम को क्राइसिस से निकालना। कायदाना सलाहियत किसको कहते हैं, टेबल टॉक किसको कहते हैं? ताजर तो शुरू से नहीं देते। इसका मतलब है आप उन ब्लैक मेलरों के आगे घुटने टेक गए। आपने जिस नैरेटिव लेकर आया था कि मैं आऊंगा तो टैक्स कलेक्शन होगी, लोग खुद आके टैक्स देंगे, ये फाइट तो आप इस माफिया से करनी पड़ेगी समी साहब, वरना 5-2 साल बाद इससे ज्यादा हालात खराब होंगे। ये प्रोग्राम लिख के रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, अगले साल कर्जे इससे ज्यादा होंगे। महंगाई IMF से आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हर 3 बाद इतनी कीमतें बढ़ानी है। ये तो आपको जब तक इस माफिया को, इसके पीछे नून लीग है या ये है, ये इमरान खान को स्ट्रेटेजी के तहत इनसे पैसे लेने होंगे, वरना इमरान खान इन हालात में इसी तरीक़ाकार से हुकूमत की सर्वाइवल इमरान के लिए ख़तरा बन रही है। मैं कह रहा हूँ अपोजिशन ना कल इमरान खान साहब के लिए ख़तरा थी, ना आज ख़तरा, उनकी कारकर्दगी उन पे लौपट के आ रही है। क्योंकि ये मैंने नहीं जलसों में कहा था कि जब बिजली और गैस पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझो आपका वज़ीर आज़म करप्ट है। ये जिसने कहा था ये वो सोचे, पहले सोचता फिर बात करता। यहाँ बाएं हैं तो चले कीमतें बढ़ाना मजबूरी है, लेकिन अवाम के लिए कोई आपके ख्याल में कोई बेहतरी की उन्हें नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल मेरा ख्याल है करनी चाहिए, उनके लिए बेहतर है, वरना 2 लुटेरे फिर हम पे मुसल्लत हो जाएंगे। समी मेरा इमर आरफ मीद भट्टी शायद बैन हो जाए, लेकिन ये मायूस कौम को ना करे इमरान खान, हमारी तो उनसे गुजारिश है। आप हमारे साथ ही अवाम, भट्टी साहब मेरे साथ रहिए और सियासी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और फिर यहीं से बात शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, तज्जिया स्पेशल में आरिफ हमीद भट्टी के साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। भट्टी साहब थोड़ा सा इंटरनेशनल जो मामलात हैं उस पर भी देख लेते हैं। कश्मीर आज 170 से ज़्यादा दिन हो गए और वो एक बिल्कुल जेल की सी सूरत है। वहाँ पर लोगों के साथ जो जुल्म है वो आखिरी हदूद तक पहुँच गया। दुनिया जो है उसने सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास भी हुआ। इमरान खान साहब की जो डिप्लोमेसी है खासी हद तक वो इस तक वो कामयाब रही है कि ये दुनिया को बताया कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और कश्मीर का मामला हल होना चाहिए। लेकिन जो अमली इक़दामात हम तवक्को कर रहे थे पाकिस्तानी, वो अभी तक हमें नज़र नहीं आए। तो इससे कश्मीर में भी एक मायूसी फैल रही है, यहाँ पर भी लोग ये बात कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए हुकूमत को? और फिर इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन जमातों का जो किरदार है हुकूमती जमात के साथ साथ, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए समी साहब, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बचपन से जब से मैंने और आपने होश संभाली है, हम कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारी शाहराग है, और हर हुक्मरान ने हमें यही कायदा पढ़ाया। हमने बहुत बड़ी फोर्स बना ली इसी के पीछे कि कश्मीर नहीं छोड़ेंगे, हमारी शाहराग है। लेकिन तल्ख हकीकत इतनी है, कड़वा सच इतना खौफनाक है। 5 अगस्त को भारत ने दरिंदगी की इंतहा शुरू की और आज उसी स्पीड से है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यकीनन अच्छी तकरीरें की, लेकिन तकरीरों और ट्वीटों से मुल्क आज़ाद नहीं होते। अब आप कहेंगे क्या जंग कर दें? कुछ लोग ये कहते हैं। भाई मैं नहीं कह रहा जंग कर दें, लेकिन अपना हक लेना और उसके लिए जदोजहद करना। क्या आप सोचे ना, इतने अरसे से कितनी माएँ जो प्रेग्नेंट होगी वो मर गई होंगी, कितने बच्चे भूख से मर गए होंगे जहां कर्फ्यू लगा, कितने बुजुर्ग दवाई ना मिलने से घर के सेहन में दफन कर दिए होंगे, कितने बच्चे रुल गए होंगे, कितने नौजवान भूख प्यास और माँ बाप की बेबसी देखकर खुदकुशियां करनी होंगी। हमें एहसास है इस चीज़ का।
बहुत आसानी से कहते हैं कि 5 अगस्त से है, हम ये कर देंगे कश्मीर के लिए, वो करेंगे। प्रैक्टिकली मुझे तो कोई एतराज नहीं है। इन्होंने कहा था खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। और भाई पहला कतरा कहाँ है? अगर वर्ल्ड बैंक में ये दुनिया बेहिस है, अमेरिका इस मुल्क में तबाही की वजह है, अमेरिका की ही मर्जी से कराया गया। अगर आप कहे ना डोनाल्ड ट्रंप करा देगा, तो दुनिया तो वैसे तो इंसानी हकूक के अलमदारों को नजर नहीं आ रहा कि उधर कितनी औरतें, कितनी बेबसी बच्चे बुजुर्ग जिंदगी जी रहे हैं, बल्कि मर रहे हैं। उनसे बेहतर तो जिंदगी से बहुत बेहतर है। तो नहायत समी साहब काबिल एहतराम। मैं तो समझता हूँ अगर इसी तरह ये ट्वीट और प्रेस रिलीज और तकरीरों पे रहे तो भारत कामयाब हो जाएगा अपने मकासद में। अल्लाह लेकिन कश्मीर को भूलना होगा, अल्लाह ना करे मेरी जिंदगी में। भट्टी साहब, 2 तरीके, एक तो कि आप फौरी तौर पर जंग कर दें, लेकिन जो तरीका पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने अपनाया, उसके नतीजे में आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल का 2 दफ़ा इजलास हुआ है और 50 साल के बाद ये इजलास हुए हैं। कश्मीर भारत दुनिया के एजेंडे पर आया सिक्योरिटी काउंसिल पर, कश्मीर ने खुलकर मदद की है। अब आप देखें, इकोनॉमिस्ट ने ये लिखा है कि मोदी जो हैं उन्होंने जो कश्मीर में किया, जो इंडिया में किया, उन्होंने हिंदुस्तान को एक नेशनलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ख़तरे की बात है। जो दुनिया की बिज़नेस कम्युनिटी है, अभी डेवोस में जॉर्ज सोरो जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि मोदी भारत को तोड़ रहा है। तो जो पाकिस्तान ने जो पॉलिसी इख्तियार की, जिसमें उन्होंने दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज किया हर फोरम पे, उसके सम्राट भले आहिस्ता से आ रहे हैं, लेकिन वो हमें नज़र तो आ रहा है कि वो वर्ल्ड ओपिनियन जो बावजूद इसके कि भारत कश्मीर पर कब्ज़ा करके गलत उनका एक्शन था, उनके साथ होती थी, अब हमें शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। बैरूनी मीडिया में भी नज़र आ रही है, हुक्मरानों में भी नज़र आ रही है। और देखें, अब भारतीय मीडिया कह रहा है कि भारतीय प्रोपेगेंडा दम तोड़ रहा है और 75% इस बात के चांसेस हैं कि फैट ऑफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस, इवन अमेरिका अब मुमकिन नहीं रहा उनके कि वो पाकिस्तान की मुखालफत करे। तो उसके सम्राट तो हमें नज़र आ रहे हैं ना भट्टी साहब। देखिए, उसके सम्राट ये है कि हमने 80 लाख जानों की कुर्बानियाँ दी है और हमने ये दुनिया को रियलाइज़ कराया कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी का शिकार है और असल भारत है। आप दूसरी तरफ मोदी तो अपना आप दुश्मन हुआ है। अभी उसने मकबूजा कश्मीर में दरिंदगी की इंतहा जारी थी कि उधर एक कंट्रोवर्सी सा कानून साजी कर दी। लेकिन अगर आप ये कहें कि प्रेस रिलीजों से और ख़बरों से आज मोदी, एक दुनिया को पता चल गया कि इंतहा पसंद हिंदू हैं, वहाँ इंसानी हकूक़ और अक़लियत के कोई हकूक़ नहीं है। लेकिन क्या इन हालात में मकबूजा कश्मीर में जो भाइयों हमारे के साथ, बहनों के साथ जुल्म ज़्यादती 1% भी कमी हुई है? क्या कुछ दुनिया की सुपर पावर ने जाके उसको कहा है भाई ये चीज़ रोको, हमें इंटरनेशनल मीडिया को जाने दो, पूरी कवरेज करने दो, हालात आने दो? हमारी स्ट्रेटजी अलग अपनी जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ फिर ये सोच लें कि ठीक है मकबूजा कश्मीर में जो होता रहा, हर 6 महीने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, एक तकरीर कर देंगे, दूसरे मुल्क में जाके कर देंगे और बढ़ के मारेंगे, और लेकिन भारत अपनी दरिंदगी से बाज नहीं आएगा। इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है, मुझसे ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं, कि क्या आप समझते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुलाजम बुद्धि जैसे दरिंदा इंसान की स्ट्रेटजी की वजह से कमी आएगी? तो अच्छी मेरी दुआ है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो, अल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर के मसाइल ख़त्म करे। आमीन आमीन। और हम सब पर अपनी रहमत करे और कामयाबी दे। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा आज हमने आपका टाइम लिया। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी भट्टी साहब की। कल इंशाल्लाह तजिया में मुलाकात होगी, लेकिन कल हमारे साथ होंगे प्रोफेसर जावेद गनी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।